दुनिया के बेशुमार लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाया है, जिनमें इमाम काबा सुदैस, डॉक्टर जाकिर नाइक, मस्जिद नबी के खतीब, मुअज्जिन। ये जो आयरस है ना, इरिडोलॉजी, जैसे आपने बताया कि इसके 60 पॉइंट्स हैं। मेरी क्योंकि इसमें पीएचडी थी न्यूट्रिशन में, तो मैंने फिर आयरस को, इरिडोलॉजी को न्यूट्रिशन के साथ जोड़ा, मिला। तो इसको जो मैंने जोड़ा और फिर इस पर मैंने जब काम किया तो इस पर मुझे 24 साल हो गए। प्रॉब्लम होता है जैसे थायराइड का प्रॉब्लम, हार्मोन्स का, हार्मोन, हमारी बच्चियों को अक्सर हार्मोनल प्रॉब्लम है। जितने हार्मोन्स हैं उसको लीवर हैंडल कर रहा है ना, जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो जहाँ जहाँ हार्मोन अनबैलेंस है वो स्टेबल करेगा। अच्छा, हमारा लीवर जो है वही तो जो है ना थायराइड को चला रहा है। आपने दवाइयाँ सारी जिंदगी खानी है या चावल और प्रोटीन लेनी है। मटन सबके लिए नहीं ठीक होता, लेकिन फिश सबके लिए ठीक है। नवदुन सल्ली अला रसूल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, आपने गुज़श्ता तकरीबन कोई 20 साल से, जब से 9/11 हुआ है, आपने एयरपोर्ट्स के ऊपर ये ज़रूर देखा होगा कि वो कहते हैं ज़रा सा इस कैमरे के अंदर देखें, और उस कैमरे में आपकी आँख की तस्वीर बनाई जाती है। जिस तरह दुनिया पूरी गुज़श्ता कई 100 साल से इस बात पर मुत्तफ़िक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के इस अंगूठे पर इस तरह के नक्शो नगार बनाए हैं कि कोई एक इंसान के नक्शो नगार किसी दूसरे इंसान से नहीं मिलते। इसीलिए थंब इम्प्रेशन या अंगूठे के निशान जो हैं उसके ऊपर इंसान की शनाख्त हो जाया करती थी। लेकिन अब चूँकि अंगूठे के निशान से भी ज़्यादा अहम तरीन सूरत हाल जो है वो दरपेश थी, इसलिए उन्होंने आँख के, इसको आयरस कहते हैं, इसकी तशख़ीस जो है या इसके हिसाब से इंसान की शनाख्त जो है उसको बेहतर बनाया। और आज दुनिया की क्रिमिनोलॉजी के अंदर, यानी जुर्मियात की ज़बान में, सबसे अहम तरीन रास्ता इंसान को परखने का और उसको जांचने का और उसकी शनाख्त देखने का ये समझा जाता है। मेरे हाथ में ये इस वक्त 2 आँखों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें एक बहुत बड़ी साइंस है जो कि गुज़श्ता तकरीबन कई सालों से दुनिया के अंदर मौजूद है, लेकिन इसको बहुत कम प्रैक्टिस किया जाता है। इसको कहते हैं इरिडोलॉजी। इरिडोलॉजी जो है ये कहती है कि आँख के 60 जोन्स हैं, और इन 60 जोनों के हिसाब से आपको पता चलता है कि आदमी के जिस्म के अंदर कौन कौन सी बीमारी है। और बुनियादी तौर पर ये उस तशख़ीस के बाद इंसान को दवाओं से दूर करके और ख़ुराक इस तरह की चीज़ों के ज़रिए इसका इलाज करते हैं। इसीलिए इस इरिडोलॉजी को, जो कि आज से तकरीबन कई साल पहले, ये मेरे हाथ में वो आर्टिकल है जो कि बहुत अरसा पहले छपा था इस जर्नल के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने इसके बारे में बकाया बताया था। ये जल्द था 1665 में एडिशन ऑफ द क्रोमैटिक मेडिका बाय द फिलिप्स मायोस्का के इसका कहा था कि ये तशख़ीस हो सकती है। लेकिन हमारे मुल्क नहीं बल्कि दुनिया पूरी के अंदर दवाइयाँ का जो माफिया है, जिसे हम कहते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का, कि इस किस्म के किसी प्रैक्टिस को आगे नहीं लाना चाहते। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं कि जो एक दूर दराज इलाके के अंदर बैठ के इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो इंतहाई काबिल इंसान हैं। मेरे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है, दुनिया के बेशुमार लोगों ने उनसे फ़ायदा उठाया है, जिनमें इमाम काबा सुदैस, डॉक्टर जाकिर नाइक, और उसके साथ साथ हरम काबा के मुअज्जिन, खतीब, मस्जिद नबी के खतीब, मुअज्जिन, और पाकिस्तान के बेशुमार लोग हैं जो कि हम शायद बार बार उनकी यहाँ पर तस्वीरें दिखा भी दें, जो उनके इलाज से मुस्तफ़ीज़ हुए हैं। और वो इसी आँख के इस पुतली में, कहते हैं आँख की पुतली में सारे अक्स तेरे कैद हैं, वो वाली कैफियत। और आँख के बारे में तो शायरी बहुत हुई है, और आँख के बारे में जो खूबसूरती जो बताई जाती है वो तो एक और मौजू है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र इकबाल लोधी साहब। ये PhD हैं न्यूट्रिशन के अंदर, और इसके बारे में एक और बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि न्यूट्रिशन के हवाले से जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी
पोलियो की वैक्सीन के मुकाबले में एक साहब थे जो कि मेडिकल डॉक्टर थे और उसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी थे, और अमेरिका के वो उस डायरेक्टर थे हेल्थ सर्विसेज के। उन्होंने इस पोलियो वैक्सीन के मुकाबले में न्यूट्रिशन की साइंस को आगे बढ़ाया था। लेकिन बहरहाल वो एक अलग मौजू है जिसके ऊपर किसी वक्त और गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब PhD हैं, ये एलाइड हस्पताल फैसलाबाद में पढ़ाते रहे हैं, गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं, और उसके साथ साथ इस वक्त ये अपनी ही प्रैक्टिस करते हैं साहिवाल में बैठ के, और मुख्तलिफ़ किस्म के जगहों पे ये लेक्चर देते हैं। उसके साथ साथ ये मोटरवे पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, एक्साइज एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट के बाकायदा कंसल्टेंट हैं, और गुज़िश्ता तकरीबन 24 साल से सिर्फ 1000 रुपया फ़ीस लेके ये खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए इलाज कर रहे हैं। अपने उस मकाम पे जैसे सूफिया अपने एक मकाम पे एक लंगर लगा के बैठा करते थे, वैसी ही कैफियत उनकी है। इनका दावा है कि इनका 16 मिनट का एक लेक्चर है, वो अगर सुन लिया जाए तो फिर उसके बाद आपको किसी दवा की हाजत नहीं रहेंगे। तशरीफ़ फरमा हैं जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं कुछ लंबा हो गया, लेकिन चूँकि बात बिल्कुल नई थी, लोगों को बताना था कि ये है क्या चीज़। तो लोगों तो मेरी और आपकी शक्ल देख के तो लोग कहते हैं कि मौलवी टाइप बंदा बात है कि ठीक। एक तो मुझे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मौलवियों की तो करता है फेवर, दूसरा आपकी शक्ल सूरत अल्लाह ताला ने जो खालिसतन सुन्नत पे रखी। ये बेसिकली रेडियोलॉजी है क्या चीज़? असल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके साथ मौका मिला, और आपके ज़रिए से ये बात हमारे दोस्तों तक पहुंचेगी, और बल्कि आपका तो पूरी दुनिया में आपका नेटवर्क है माशाल्लाह, वहाँ तक बात पहुंचेगी। तो असल में ये जो आयरस है ना, रेडियोलॉजी, जैसे आपने बताया कि इसके 60 पॉइंट्स हैं, उसके सिस्टम वो है, उसमें उसे डायग्नोज करते हैं। रेडियोलॉजी जो है पाकिस्तान में तो अभी नहीं है, इसका पाकिस्तान में और कोई डॉक्टर नहीं है, और अमेरिका या यूरोप में कुछ हैं, लेकिन वो भी सारे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है ना। अच्छा, हाँ, सिर्फ तशखीस करते हैं, तशखीस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो फिर आगे रेफर आपको किसी ट्रीटमेंट के वाले से आगे जाना पड़ता है। मेरी क्योंकि इसमें PhD थी न्यूट्रिशन में, तो मैंने फिर आयरस को जो है ना, आयरस रेडियोलॉजी को न्यूट्रिशन के साथ जोड़ा, मिला के। तो इसको जो मैंने जोड़ा और फिर इस पर मैंने जब काम किया तो इस पर मुझे 24 साल हो गए। उससे बड़े हैरत अंगेज़ किस्म के रिजल्ट्स आए अल्लाह के फजल से। जैसे न्यूट्रिशन पाकिस्तान में बेशुमार है माशाल्लाह, बहुत काम कर रहे हैं। तो ये अब तो मास्टर्स, अब तो बच्चियां बहुत ज़्यादा अस्पताल में आ रही हैं, और हमारे साहिवाल में जो तकरीबन 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मेरी वजह से न्यूट्रिशन की क्लासेस शुरू की। तो और जब वहाँ से पेशेंट, जब वहाँ से स्टूडेंट फारग होता है तो वो परेशान होते हैं कि भी डॉक्टर साहब को देख के तो हमें एक हौसला मिला था कि इनके पास इतना रश होता है, और मैं डेली 20 पेशेंट देखता हूँ। तो वो जब वो क्लिनिक शुरू करते हैं तो वो रिजल्ट नहीं आते, वो सारा दिन बैठे रहते हैं। वो तो लोगों को सर ये कहता है ना कि ये तुम डाइटिंग कर लो, ये न्यूट्रिशन ही काम बताते हैं कि एक कप चाय का पी ले, कावा पी ले, थोड़ा सा जो ना चिकन का पीस ले लें, और थोड़ा सा राइस ले लें, 7 दाने बादाम के ले लें। अच्छा, तो मैं क्योंकि आयरस से देख लेता हूँ कि किसके लिए क्या चीज़ ठीक है, तो फिर मैं फिर उस एंगल से फिर मैं ना प्रोटीन पे काम मेरा ज़्यादा होता है, और फिर मैं लीवर को एक्टिव करने, लीवर को असल में मैं एक्टिव करता हूँ और रेडियोलॉजी से डायग्नोज करता हूँ। ठीक। तो जब लीवर एक्टिव हो गया, क्योंकि हमारा जो लीवर है तकरीबन 1.5 से 2 किलो का होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन है। जी, सबसे बड़ा ऑर्गन है, और तकरीबन 5000 केमिकल डेली तैयार करता है। ठीक है, और वो जो 5000 केमिकल डेली तैयार करता है वो मौत तक तैयार करता है। मैं इतनी बड़ी लेबॉरेटरी पता था कि 36,000 फंक्शंस करता है ये लिवर जो है। एग्जैक्टली, अब इस पे काम हो रहा है। दुनिया को इंसानी जिस्म के अंदर एक जिगर जो है 36,000 काम करता है हमारी बॉडी के। अल्लाह जी, असल काम यही कर रहा है, आँख को यही चला रहा है, आँख की सप्लाई यही दे रहा है, आँख को क्या चीज़, कौन से विटामिन चाहिए, कौन सी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अच्छा, ब्रेन को, लीवर को, अपने हार्ट को, बोन्स को, स्किन को, यानी हमारी बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं सबको लीवर ही सप्लाई देता है। तो मैं वहाँ पे जो मेरा 16 मिनट का लेक्चर भी यूट्यूब पर भी मौजूद है, मैं तो कहता हूँ जो दूसरी कंट्रीज से, दूसरे शहरों से हैं कि सर वो सुन लेना
तो अगर इंशाल्लाह अगर उसे सुन लिया और समझ लिया तो ज़िंदगी में किसी डॉक्टर टेस्ट लेबॉरेटरी की जरूरत नहीं रहेगी। डॉक्टर सिर्फ एमरजेंसीज के लिए होते हैं, किसी की अपनी लेबॉरेटरीज नहीं होती बेचारों की, और ना किसी की अपनी मेडिसिन की कंपनी होती है। वो कब चाह रहे होते हैं, डॉक्टर एमरजेंसीज के लिए होते हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो उसे जरूर उनसे इस्तेफादा ले, फ़ायदा ले। अल्लाह ने नेमत दी है एलोपैथी और होम्योपैथी या जो तिब है, जो भी जिससे रिलेटेड है, 4-5 एग्जैक्टली जितने भी हैं, तो उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाए। लेकिन वो सारी एमरजेंसीज के लिए है। पहले आपने देखना है कि पीछे वजह क्या है। जब तक ब्लड प्रेशर की वजह सामने नहीं आएगी, या ब्लड प्रेशर की गोली खाते रहे सारी ज़िंदगी, मैदा ख़राब है। अब तो डॉक्टर साहब मैं सिर्फ इस बात करता हूँ कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस है। एग्जैक्टली जैसे आपकी अपना जो है शुगर है जी, जैसे आपका हाइपरटेंशन है, जैसे आप इस तरह के कोलेस्ट्रॉल का सब मेंटेनेंस चलिए। एग्जैक्टली जैसे इवन ये जो क्या नाम है थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, ये गोली खा लो, थायरॉक्सिन खा लो, बचाते। ये इशू है कि भी हम वो जब डॉक्टर के पास जाएगा पेशेंट, वो अगर बताएगा मेरा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा, वो मेडिसिन बढ़ा देगा, या कोई उसका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की और साल्ट चेंज कर देगा, स्टोमिक का और चेंज कर देगा। अच्छा, और इसी तरह हार्ट का कोई इशू आ रहा है तो वो चेंज कर देगा। कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड आ रहा है तो पीछे उसने डॉक्टर का ये शोभा ही नहीं है कि पीछे काज पे जाए। उसने पढ़ा ही है कि आपने कौन सी मेडिसिन है ना, सिम्टम्स जी, एग्जैक्टली अलामात पे उसने वजह नहीं बताया। हाँ, और उसने मेडिसिन लिख देनी है और वो अपनी प्रॉपर ड्यूटी सही कर रहा है, वो खुद भी और अपने पेरेंट्स को भी ये करता है, ये नहीं कि वो मतलब ज्यादती कर रहा है। सही है। तो उसने जो किया है, मेरा जो काम यहाँ से शुरू होता है कि हम वहाँ पे जितने पेशेंट आते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि भी हम डायग्नोज करें कि आपको ये है क्यों, ब्लड प्रेशर क्यों है, स्टोमिक। अच्छा, फिर जब पीछे वजह काज सामने आएगी ना, तो फिर जब लीवर एक्टिव होगा तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की ज़्यादा दवाई नहीं खानी पड़ेगी। मैं ये पढ़ रहा था एंड्रोलॉजी में कि ये 10 मुख्तलिफ जगहों को तशखीस करती है। वो कौन सी हैं कि जो आप आँख से पढ़ते क्या हैं? हाँ, हम तो आँख से हम तो यही कहते हैं कि तेरे महबूब की तस्वीर नजर आती है ना आँख के अंदर। जी, आँख से मैं ये डायग्नोज करता हूँ कि आपके लैक्टेज एंजाइम है या नहीं है। मसलन दूध डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बाज़ लोगों के नहीं होते ना, पैदाइशी नहीं होते। जैसे डॉक्टर दूध पिएंगे तो और बीमार हो। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब है, उनके लैक्टेज एंजाइम नहीं पैदाइशी ना, तो मैंने उन्हें डायग्नोज किया था, मलेशिया गया था तो उनके डायग्नोज किया मैंने कि भी इनके लैक्टेज एंजाइम नहीं है। अच्छा, और उनकी मिसेज के लैक्टेज एंजाइम है मसलन, और मेरे भी नहीं है लैक्टेज एंजाइम। इसी तरह आप दूध नहीं पी सकते। हाँ, हमें पैदाइशी लैक्टेज एंजाइम। वो दूध पी रहे थे तो जब उनका दूध छोड़ा तो वो माशाल्लाह उनके स्टमक और बाकी सारी चीज़ें बेहतर होगी। और उनके लिए गोश्त अच्छा था। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब है, उनके हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम बनता है गोश्त हजम करने वाला तेजाब ना, तो उनके गोश्त अच्छा नहीं है। उनके लिए दालें, मूंगफली, मकई वगैरह बाकी चीज़ें अच्छी हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए जो है उनका मैदा गोश्त वाला है, तो वो बता रहे थे कि 3-4 किस्म के मैदे होते हैं। नहीं, 19 टाइप के। 19 टाइप कौन से? मतलब आप कर रहे हैं मतलब बाज़ लोगों के लिए गोश्त अच्छा होता है, साथ दूध भी अच्छा होता है। जी, दूध भी अच्छा होता है। बाज़ लोगों के लिए गोश्त अच्छा है, दूध अच्छा नहीं होता। बाज़ लोगों के लिए गोश्त अच्छा है और उसके साथ केले भी अच्छे हैं। बाज़ लोगों के लिए गोश्त अच्छा है लेकिन केले ठीक नहीं है। वो मैं फिर आँख से डायग्नोज करता हूँ कि आपके कौन से एंजाइम ये देखते हैं। एंजाइम देखता हूँ मैं आँख से। जब मुझे पता चल जाता है कि कौन से एंजाइम है तो फिर मैं जिसे कहते हैं ना खुल के खेलता हूँ ना। फिर जावेद मियां दाद आए हुए थे तो वो मुझे कहते कि भी मैंने उन्हें डायग्नोज किया, उनके लिए दूध भी ठीक था और गोश्त भी ठीक था। तो उन्होंने कहा जी मैंने तो डॉक्टर ने 4-5 साल से मेरा तो गोश्त बंद किया हुआ है, तो मैं तो 1-2 बोटी बस खाता हूँ। वो भी कहा उन्होंने ब्रॉयलर की खानी है। अच्छा। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, तो लीवर एक्टिव करने के लिए आपको गोश्त मिलेगा तो लीवर एक्टिव होगा, वो तो गोश्त की डिमांड करता है, तो उसको खुराक ही बंद की थी। तो वो जब उन्होंने कहा अच्छा जी, वो फिर कराची से क्योंकि तशरीफ लाए थे तो, और किसी बड़ी स्पेशल हमारे जो है ना ब्रिगेडियर साहब हैं, ब्रिगेडियर अब्दुल माजिद साहब यहाँ जो है ना वो डाइवो के हेड भी आजकल, तो वो उनके दोस्त हैं, तो उन्होंने कराची से उन्हें स्पेशल बुलवाया था। तो मैंने कहा आपको स्पेशल रिकमेंडेशन पे आप आए हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें ना। कहते मैं अगर मुझे कुछ हो गया गोश्त खाने से, तो मैंने कहा अगर गोश्त ना खाने से जो कुछ होगा उसकी वो जिम्मेदारी ली है उन्होंने। तो कहते उठते बैठते मुझे चक्कर आते हैं, चलने की हिम्मत नहीं रही, बिल्कुल जिस्म बेजान हो गया, काम करने दिल नहीं चाहता, और मुझे बुलाते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मेरी हिम्मत नहीं होती, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया बिल्कुल मैं। तो जब मैंने वो किया
तो वो 1 माह के बाद वो कहते कि मुझे उनका फ़ोन आया कि मैं तो डॉक्टर साहब, मैं जी आपके कहने पे मैंने तकरीबन 10 किलो बकरे का गोश्त खा लिया, पाउडर दोपहर को बगैर रोटी के। हम रोटी बंद कर देते हैं पहले 15 दिन। ठीक। तो कहते मैंने सुबह से 12 बजे तक हम फ्रूट खिलाते हैं, वज़न के साथ 1 ज़रूर मिला के। जैसे 100 किलो वज़न है तो 1 ज़रूर मिला ले, 8000 ग्राम हो गया। अगर 80 किलो वज़न है तो 1 ज़रूर मिला ले, 800 ग्राम फ्रूट हो गया। तो हम कहते हैं भी सुबह से 12 बजे तक पहले 15 दिन वज़न के साथ 1 ज़रूर मिला के फ्रूट सब्ज़ी खा लें। जैसे सेब है, अमरूद है, वो गरीब आदमी है तो शलगम, गाजर, खीरा वगैरह खा ले। दोपहर को फिर अच्छा, मटन सबके लिए नहीं ठीक होता जी, लेकिन फ़िश सबके लिए ठीक है। अच्छा, फिश हाँ, और हमें 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए लीवर को फंक्शन करने के लिए डेली और मौत तक चाहिए जब तक गाड़ी चलानी है। अगर उसे प्रोटीन मिलेगी तो 5000 केमिकल सही बनाएगा, और जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो 5000 केमिकल अनबैलेंस हो जाएंगे। अच्छा, वो 5 अंडों, 1 अंडे में तकरीबन 10 ग्राम प्रोटीन है जर्दी समेत, और 5 अंडों में देसी या ब्रायलर दोनों में? देसी तो बेहतर है, ब्रायलर तो अंडा देता ही नहीं, वो तो लेयर अंडे देती है। वो 6 माह पहले पोल्ट्री फार्म वाले की जान खाती है फिर अंडे देती है, तो वो लेयर का अंडा होता है, ब्रायलर का नहीं होता ना। अच्छा। तो वो भी ले ले तो कोई नहीं, तो उसमें तकरीबन 10 ग्राम प्रोटीन है। ठीक है। तो 5 अंडे अगर खा लिए, अगर सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खाया है तो 5 अंडे अगर खाएंगे जर्दी समेत 2 बजे 12 बजे खा लिए, 2-4 बजे, हम कहते हैं प्रोटीन दोपहर में लेना। ठीक है। तो सुबह से 12 बजे तक फ्रूट पूरा कर लें। चाहे इधर तो कहते हैं जर्दी निकाल दो तो सफेदी खाते रहो। वो जर्दी इसलिए कहते हैं निकालने के लिए कि जर्दी में वो कहते हैं कि जी ऑयल होता है ना, यानी फैट होती है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा आपका। अच्छा, नेचुरल फैट है। अच्छा, वैसे मैं एक सवाल करता होता हूँ, वो हमारे जो दोस्त, मेरे पास डॉक्टर आते रहते हैं काफ़ी, और सीनियर डॉक्टर आते रहते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई 1 अंडे की जर्दी में अप्रॉक्सीमेटली कितनी फैट होगी? वो मैक्सिमम ज़्यादा 1 ड्रॉप होगी या 2 ड्रॉप होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना फैट। अच्छा, और अगर 1 किलो हमें फैट चाहिए हो अंडे की, तो हमें कितने अंडे चाहिए होंगे? अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए के अंडे चाहिए होंगे, तो फिर उसमें से 1 किलो तेल निकलेगा ना। हाँ। अच्छा, तो अंडे की जर्दी का जो तेल है वो 1 लाख रुपए किलो है। ठीक है, वो तो हमने नहीं खाना। अच्छा, और जब चावल की प्लेट खाई तो उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के तो खाई, 100 रुपए किलो वाला डाल देना। वो 500 रुपए किलो वाला जो तेल जो कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर से साफ किया हुआ है, वो हमने 2 चम्मच खा लिए चावलों में। और वो अंडे की जर्दी के जो 1 कतरा 1 ड्रॉप जो है ना, उसका ये फैट है जी, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा और ये चिकनाई बढ़ाएगा। और कहते हैं जी बगैर आपने जर्दी के खाना है, वो अकेली वो बगैर जर्दी के तो फिर वो ऐसे ही है। वो तो अक्सर वो मुझे कहते हैं कि जी अंडे की जर्दी खानी है कि सफेदी भी खानी है, तो हमें तो डॉक्टर ने मना किया कि जर्दी नहीं आपने खानी। तो मैं कहता हूँ कि भी अच्छा, फिर आप ऐसे करें ना, आपके घर में कोई काम वाली है? कहते हाँ काम वाली है। तो मैं कहता हूँ सफ़ेदी आप खा लिया करे और जर्दी उसे दे दिया करे, इसलिए कि उसने काम करना है, आपने दवाइयाँ खानी है, आपने दवाइयाँ खानी है, आप सफ़ेदी पर ठीक है, फिर उसे फेंकना नहीं जर्दी, आपने जर्दी जो है ना उनको दे देनी, ताकि किसी जिसे काम करनी है तो जो जर्दी खाएगा वही काम करेगा। फिर रात को हम राइस कर देते हैं सबके लिए। अच्छा, हाँ। अच्छा, प्रोटीन यहाँ मना होता है। हाँ, वो हमारे कश्मीरी दोस्त हैं, वो चावल बहुत खाते हैं चावल ना, वो कहते हैं जी मोटे हो जाते हैं चावल खा के। तो आप कहते हैं रात को चावल खाएं? हाँ, मैं कहता हूँ मगर के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो काम करता है। अच्छा। तो कोशिश करें कि लाइफ में सारी ज़िंदगी चावल खाने हैं। अच्छा, चावल पूरी दुनिया में चावल खाए जाते हैं, जिन मुल्कों में चावल खाए जाते हैं वो कोई मेदी का मरीज नहीं होता, वो कोई डॉक्टर नहीं होता। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ। जी प्लीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत उसरत है, पैसे नहीं है, तो आपने फरमाया चावल खाया करो। तो उसके कुछ अरसे के बाद एक और साहब आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे खर्चे का कोई पता नहीं चलता, तो मुझे डर है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊँ। तो आपने कहा चावल खाया करो। तो साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह ये क्या चक्कर है? तो मैं चावल में एक दाना ऐसा होता है जो अल्लाह तबारक तआला ने जिसमें बरकत रखी होती है। जो गरीब आदमी होता है वो पूरे का पूरा साफ कर खाता है, जो अमीर आदमी होता है वो दाना रह जाता है, तो उसकी रिस्क कम हो जाता है, इसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। कमाल की बात है, आपने चावल की बात की है इसके बाद। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन मुल्कों में चावल खाया जाता है वो कोई मेदे का मरीज नहीं होता, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। और जिन मुल्कों में गंदम खाई जाती है, 10 साल बाद गंदम को हजम करने के लिए दवाएँ खानी पड़ती हैं, और सारी ज़िंदगी दवाइयाँ और टेस्ट वाली बातों से गुजरता है। चक्की नहीं चलती ना हमारी। अच्छा, फिर एक और बात इसमें बड़ी मज़े की कि बाद लोग कहते हैं कि जी देखें अब जापान, अमेरिका, यूरोप, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरी दुनिया में चावल खाए जाते हैं, तो लोग कहते हैं जी वजन बढ़ाएंगे, पथरी पैदा करेंगे। तो मैं कहूँ उनके तो पथरी की जगह पत्थर ही बन जाने चाहिए ना। ये बंगाली, आज तक मैंने किसी बंगाली का पेट नहीं देखा। अब देखें बच्चे चावल खाते हैं। अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात, वो जो कहते हैं ना डॉक्टर्स कहते हैं कि चावल नहीं खाने, वो भी बिल्कुल ठीक कहते हैं एक एंगल से, क्योंकि चावल खाने का एक प्रोटोकॉल है। जो दोपहर प्रोटीन लेगा उसको चावल सूट करेंगे, जो दोपहर प्रोटीन नहीं लेगा उसे चावल सूट नहीं करेंगे। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं रात को चावल भी नहीं खाने और दोपहर को आपने 5 अंडे भी नहीं खाने, मसन
अगर प्रोटीन अंडे से लिए। यानी पहले चावल खाने के लिए पहले 5 अंडे खाने चाहिए, मतलब प्रोटीन लेगा तो डॉक्टर चावल ही मना करते हैं और कहते हैं 5 अंडे भी नहीं खाने। तो कहते हैं हाँ एक काम आपने जरूर करना है कि दवाई नहीं कभी छोड़नी सारी जिंदगी, ब्लड प्रेशर की, मैदे की, शुगर की, वो तो फिर खानी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ तुम अपने पेशेंट से कि आप फैसला आपने करना है कि आपने शुगर की दवाइयाँ आपने दवाइयाँ सारी जिंदगी खानी है या चावल और प्रोटीन लेनी है। अच्छा मैं बताऊँ 4 प्रोटीन के सोर्स ऐसे हैं जो सबके लिए ठीक है। ठीक है, तो ख़ास तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि भी जो आपके सुनने वाले वो ये मेरे पास साहिवाल ना आएँ वह खुद चेकअप के लिए, वो अपने तौर पे खुद ट्रीटमेंट अपना करें, बिल्कुल आसान सा है। तो ये मेरी 24 साल की ज़िंदगी का निचोड़ भी है ये 16 मिनट का लेक्चर जो है ना। अच्छा तो वो उसमें ये है कि सुबह से 12 बजे तक फ्रूट, दोपहर प्रोटीन, रात को चावल खाना, उसमें शोरबा, दही रायता, चटनी। अच्छा चावल उबले नहीं खाने, हल्के तड़के वाले खाने हैं, पिच नहीं निकालना। उसको उबाला दे के पानी फेंक देंगे। तो मैं कहता हूँ वो कहीं कहते हैं जी पानी हम फेंक दें, वो तो बारापन नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूँ फिर आप उबले हुए खा लें। वो जो चावल का पानी जो फेंकना है ना आपने, वो ज़मीन पर नहीं फेंकना, पौधों को डाल दें। आपको तो नहीं चाहिए, पौधे सेहतमंद हो जाएंगे, वो सारी जेल उसमें है ना। जैसे हम वो फ्रूट नहीं खाते और वो जूस पीते हैं और असल चीज होती है फ्रूट, ये शुगर फाइबर आ जाता है, जो फाइबर आता है ये मोटा करता है, जिसको जूस मोटा करता है। और फल खाएं तो वो ठीक है, वो एक प्रोसेस से डाइजेस्ट होगा। तो मैं वो इसलिए कहता हूँ कि चावल खाने हल्के तड़के वाले। कभी बिरयानी पुलाव भी हो जाती है, लेकिन रात को चावल, क्योंकि हमारा रात को हल्की ग़िज़ा खानी है, क्योंकि हमारा मैदा स्लो काम कर रहा होता है, सारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो काम कर रहा होता है। ये जो होती है अपना ये बिरयानी या पुलाव ये खाने कभी ऐसा भी हो जाए। अच्छा, लेकिन रूटीन में नहीं। रूटीन में जैसे चावल घर में बनते हैं, उसमें बकरे का शोरबा डाल लें, कुछ दही रायता डाल लें, कुछ सालन कोई डाल लें, मगरिब के बाद हल्की ग़िज़ा होनी चाहिए। इसमें से वो निकालनी नहीं, वो पीछ नहीं निकालनी। और फिर जो रात को जो आपने चावल खाने ना, हल्की ग़िज़ा, नरम ग़िज़ा जो खानी है, अगर हम कोई प्रोटीन लेते हैं रात को या हैवी जैसे शादियों में खाना खाते हैं, तो वो खाना हमें खाता है, हम नहीं उसे खाते। रात को जो हल्की ग़िज़ा है ना वो हम खाते हैं, रात अगर हैवी ग़िज़ा जो है ना वो हमें खाया जाता है। इसलिए आपने देखा रात को दावती खाने वाले सब के सब बीमार है ना। अच्छा फिर वो जो प्रोटीन के मैं सोच बता रहा था, सारा दिन भूखे रहते हैं कि रात को दावत खानी है, पूरा ये भी होता है। अच्छा प्रोटीन के मैं 4 सोर्स बता दूं जो सबके लिए ठीक है। एक तो है मछली, जो सबके लिए ठीक है, फ्राई ना हो। अच्छा फ्राई ना हो, क्योंकि फ्राई की तो प्रोटीन ज़ाया हो जाएगी। वो जब डीप फ्राई होगी वो तो उसकी प्रोटीन इतनी सेंसिटिव होती है, उसके ऊपर भुनी हुई जो ये जब स्टीम हो जाए, बारबेक्यू हो जाए, कोयलों पे हो जाए, शोरबे वाली हो जाए, शोरबे वाली, हाँ, 1.5 से 1.5 पाव खा लें, उसमें तकरीबन 50-60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। और हमारे लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली और मौत तक चाहिए। और सुबह से 12 बजे तक जब हमने फ्रूट खा लिया तो वो 5 अंडे या मछली गर्मी नहीं करेगी ना। अच्छा 200 ग्राम बादाम में 50 ग्राम प्रोटीन है। मसलन आदमी ट्रैवलिंग पे है, 200 ग्राम वो अच्छे खासी मिकदार है ना। जैसे आप सफ़र पे हैं, ट्रैवलिंग पे हैं, हज पे हैं, तो बादाम बंदा आदमी ना 100 ग्राम बादाम खा लेता है, कुछ इधर उधर से प्रोटीन पूरी कर लेता है, या 200 ग्राम खा ले। तो हम कहते हैं या 5 अंडे के बजाय 2-3 अंडे खा ले, 100 ग्राम बादाम खा ले, तो प्रोटीन पूरी होगी। एक मछली खा ले, एक बादाम खा ले और एक अंडे खा ले। हाँ, 3 और चौथा सोयाबीन है। इसके आध पाव में 50 ग्राम प्रोटीन। सोयाबीन ऑयल या नहीं, ऑयल नहीं, सोयाबीन बीन जो मिलता है। अच्छा वो जो, हाँ जी, जो व्हाइट वाले बीन, जो ब्रायलर मुर्गी खाती है, मोटी ताजी होती खा के, जो व्हाइट वाली जी व्हाइट वाली, उसको कैसे खाना चाहिए? उबाल के, बॉयल करके चाट मसाला लीमू निचोड़ के खा ले। हाँ, उसमें कीड़े वीड़े डाल ले टेस्ट के लिए। उसके आध पाव में पाव बकरे इतनी प्रोटीन है, 50 ग्राम आध पाव में। तो ये कर सकते गरीब आदमी, सोयाबीन ले ले सारे दिन में, यानी दोपहर को ले ले किसी वक्त, और या 5 अंडे, या ये 4 प्रोटीन। एक वो ब्राउन वाले भी होते हैं जिसको राजमा हमारे पंजाबी में कहते हैं। नहीं, व्हाइट वाले भी, व्हाइट वाले वो लोबिया नहीं। अच्छा, वो लोबिया और चीज़ है। अच्छा लोबिया तो एक छोटा लोबिया होता है, एक बड़ा लोबिया। लोबिया तो लोबिया के तकरीबन एक पाव में तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन है। 1 ग्राम में, 1 पाव में, और इसके तकरीबन आध पाव में 50 ग्राम प्रोटीन है। और इसमें तेल होता है। अच्छा, 1 पाव में 1 पाव तेल, 1 किलो में 1 पाव तेल होता है इसमें, सोयाबीन में। और लोबिया में तेल नहीं होता। ये तो सोयाबीन ऑयल निकलता है। हाँ, अगर लोबिया में निकलता होता तो इसमें से भी ऑयल मिल वाले निकाल लेते। तो ये 4 प्रोटीन के सोर्स सबके लिए। तेल तो बंदों से निकलता तो निकाल लेते, बंदों को से तेल निकालते हैं आजकल लोग। तो पहले 15 दिन मैं करता हूँ कि भाई सबकी रोटी बंद कर देता हूँ। ये खास तौर पे आपके जो जितने सुनने वाले हैं उनके लिए पहले 15 दिन ये अगर सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खा लें वजन के साथ, एक ज़रूर मिला के, जो सेब है, अमरूद है, शलगम है, गाजर है, खीरा, जो अल्लाह ने तौफीक दी है। चाय पी लें, यानी पता नहीं दूध ठीक है कि नहीं, बाद लोगों के लिए तो आधी गुण दूध की डाल के चाय पी लें, चलो एडिक्शन होती है। तो खारिज मिलना भी बहुत, हाँ खारिज मिले तो चाय पी लें, कोई कहवा पी लें। तो सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खा लिया वजन के साथ एक ज़रूर मिला के, और दोपहर को आपने प्रोटीन ले ली, 5 अंडे। अब गर्मी ना करेंगे, नहीं ना करेंगे, या 1 पाव 1.5 पाव मछली खा ली,
या 200 ग्राम बादाम या 100 ग्राम बादाम, 3 अंडे। अब रात को राइस जो है वो भी शूट करेंगे। अच्छा, अब इससे क्या हो गया, अब हमें 50 ग्राम प्रोटीन मिल गई। अगर दरमियान में भूख लग जाए कहीं तो फिर फ्रूट खा ले, कोई बात नहीं। तो पहले 15 दिन अगर ये कर ले, रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट सारे बंद, तो सुबह से अगर उसने 12 बजे तक फ्रूट खाया तो सुबह से ब्लड प्रेशर, मैदे और यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ सारी बंद हो गई। जो सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खाएगा उसे कब्ज और यूरिक एसिड तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। और जो रात को चावल में क्या चीज़ खाए वो, जैसे सेब अमरूद तो कॉमन है ना, हर जगह हर मौसम मिल जाता है। केला तो मैं सबके लिए नहीं रिकमेंड करता ना, जैसे मेरे लिए केला अच्छा नहीं है, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के लिए अच्छा था, उन्हें शुगर भी थी तो हम केले खिलाते हैं इसलिए कि हम शुगर को प्रोटीन से मैनेज कर रहे हैं ना। मैं अभी इस अमराज की तरफ भी आता हूँ, ठीक। तो और मेरे लिए मुझे शुगर भी नहीं है, मेरे लिए केला नुकसानदेह है, ठीक है। मेरी एक बेटी है मरियम, उसकी उम्र है तकरीबन 13-14 साल। वो जब से छोटी थी ना वो केले की उसको एडिक्शन सी थी, केला उसके लिए नुकसानदेह। सारे घर के लिए केला ठीक है, उसके लिए अनार भी नुकसानदेह, अमरूद भी नुकसानदेह। उसने अक्सर कहना है कि ये सारे खा रहे हैं, जो मेरे लिए केले बना। तो उसने कहा अच्छा उसके तकरीबन 9 फल उसके नुकसानदेह हैं, अमरूद, आम, अनार, जापानी फल और स्ट्रॉबेरी। क्या वजह है? वो एंजाइम से मैं देखता हूँ ना। अच्छा, एंजाइम से देखता हूँ। अच्छा, और जब वो जिद करके, जब छोटी होती जब जिद करके खा लेती थी, फिर लूज मोशन उसे लग जाते थे या इधर उधर होती थी, फिर ग्रेजुअली उसे पता चल गया कि ये मैं खाऊँ ना मुझे गड़बड़ करती है। तो ऐसे ही बस अल्लाह ने मुख्तलिफ, सब इंसानों को अल्लाह ने मुख्तलिफ बनाया ना। अगर सब एक ही मिजाज के होते तो गाड़ी नहीं चल सकती थी ना। हमारे दिल में भी है सफरावी मिजाज और बलगमी मिजाज, उन्होंने बकायदा कैटेगराइज किया हुआ था सारा एक ज़माने में। हाँ। तो अब मैं आपको ना थोड़ा सा बता दूं अब बीमारियों के एतबार से इससे क्या क्या होगा। तो अच्छा, अब तो मैं ये बता रहा था कि हमारा जिगर 5000 केमिकल रोजाना तैयार करता है, उसे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए मौत तक। अच्छा, जब उसे प्रोटीन मिलेगी तो 5000 केमिकल सही बनेगा, जब नहीं मिलेगी तो 5000 केमिकल उल्टे सीधे बनेंगे। मसलन क्या होगा, कभी पत्थरी बनेगी, क्या बनेगा, पथरी बन जाएगी, कभी गिल्टियाँ बनेगी, ठीक, कभी रसोलियाँ बनेगी, कभी हर्नियाँ बनेगी, कभी फालतू फैट बननी शुरू हो जाएगी, फैटी लिवर हो जाएगा, ठीक है, कभी दिल की शाने बंद करने वाले केमिकल बनने शुरू हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपन सर्जरी की जरूरत पड़ जाएगी। जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, कोरोना ग्रोथ करते चले जाएंगे, उन्हें कोई हैंडल करने वाला ही नहीं। वो बेचारा रिक्वेस्ट ही करेगा कि भाईजान मेहरबानी करो, मेहरबानी करो, मुझ पर तरस खाओ। तो तरस कोई खाता है? नहीं खाता। अच्छा, अंदर बेचारा बेज़ुबान है ना, एग्जैक्टली, पता नहीं। अच्छा, जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी 50 ग्राम तो पेशाब ज़्यादा आएगा, शुगर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो आदमी 20 साल तक शुगर की दवाइयाँ खाएगा, हालांकि प्रोटीन की कमी होती है, ठीक। जब हम उसे प्रोटीन देते हैं अगले दिन से शुगर गोलियां बंद हो जाती हैं उसकी। आप शुगर के डेली हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक। अच्छा, और जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, पुराने बुजुर्ग घरों में औरतें, हाँ सही है, वो कहते हैं पोते मैंने कल बेटा मुझे कल डॉक्टर ले जाना, मेरी बहुत बुरी हालत है। वो बेटा कहता है कल मेरी छुट्टी है जी, कल मैं आपको डॉक्टर को ले जाऊंगा इंशाल्लाह। तो कहते जी कल ज़रूर ले जाना बेटा, मेरी बहुत बुरी हाल हुई है, तो ले जाते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिली, लीवर हड्डियों मसल से प्रोटीन लेके दिल दिमाग चला रहा है, लिहाजा हड्डी और मसल दर्द करते रहेगी, आप दवाई दर्द की, जो बॉडी में प्रोटीन होती है वहाँ चले जाते जी, क्योंकि लीवर के लिए दिल दिमाग ज़रूरी है, हड्डी मसल ज़रूरी नहीं है। लीवर ने क्या करना, आपकी हड्डी मसल से प्रोटीन लेके दिल दिमाग चलाते रहना। हड्डी मसल 10 साल पहले जवाब दे देंगी और दिल दिमाग उस दिन जवाब देगा जिस दिन अल्लाह का उम्र है। वो सारे कहते हैं एजिंग के साथ ही हो जाए, जिस दिन अल्लाह का उम्र है वो उस दिन चलेगा। तो जो हमने बोया आखिरी 5-10 साल काटेंगे। तो अब हम क्या करें, जितने घरों में बुजुर्ग, ख़वातीन, जॉइंट्स पेशेंट और बेचारी उठना बैठना मुश्किल, बाथरूम जाना मुश्किल, उनको क्या कर रहे हैं कि उनको जो है ना वो डॉक्टर से विजिट करवाते हैं, वो उसकी विटामिन और ताकत की गोलियां दे के और दर्द की गोलियां दे के, दर्द की गोलियां दे के गाड़ी चलाते रहते हैं। जरूरत इस बात की थी कि उन्हें किचन में लेके जाना चाहिए था, और हम उन्हें डॉक्टर्स के लेके और वक्ती तौर पे उसका काम चला रहे हैं। तो जरूरत इस बात की उसे किचन में लेके जाए। अच्छा, अब जैसे लीवर को 50 ग्राम प्रोटीन मिलेगी तो नई पथरी बननी बंद, प्राण डिजॉल्व, क्योंकि पथरी हमारे जिगर में बनती है, जिगर बनाता है, फंसती गुर्दे में सामने पित्ते में गुजरते फंसती उधर है, तो बनाता कौन है, लीवर बनाता है, फंसती गुर्दे में सामने पित्ते में, हम उसे निकालते रहते। पथरी को ऑपरेशन करवाया फिर बन गई, ऑपरेशन करवाया निकाल दी फिर बन गई। तो जरूरत इस बात की है कि लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो नई पथरी बननी बंद, प्राण डिजॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, नई रसोलियाँ बननी बंद, प्राण डिजॉल्व, नई हर्नियाँ बननी बंद, प्राण डिजॉल्व, फालतू फैट नहीं बननी बंद, प्राण डिजॉल्व। अच्छा, जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी या तो वजन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा,
यही होता है जी सर, जैसे डॉक्टर शफकत साहब बैठे हुए हैं, इन्हें प्रोटीन कमी की वजह से इनका जिस्म बढ़ गया, और अगर लीवर को प्रोटीन तो अगर नहीं मिलेगी या वजन अंडरवेट हो जाएगा। तो दोनों पीछे वजह एक ही है, जब लीवर को प्रोटीन नहीं मिलेगी या वजन कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, पीछे काज एक ही है, दो लहदा काज नहीं है। हाँ, इसके लिए अच्छा, जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो दिल की शाने बंद करने वाले केमिकल बनने बंद, दिल की शाने खोलने वाले केमिकल बनने शुरू हो गए, खोलने वाले, तो ब्लड प्रेशर, स्टंटिंग, ओपनर, सर्जरी जरूरत खत्म हो गई। जब लीवर को प्रोटीन मिली तो फिर पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर गई। तभी तो ये वाहिद ऑर्गन है कि जो काटो तो फिर बढ़ जाता है। फिर एग्जैक्टली तो लीवर को जैसे प्रोटीन मिली, पेशाब थोड़ा आएगा, शुगर गई। तो हम जो शुगर की गोली खाते हैं मैं उनकी सुबह से बंद कर देता होता हूँ। और जो इंसुलिन लगाते हैं, आप किस लेवल की शुगर को ऐसे ट्रीट करते हैं? मैं बताता हूँ। अच्छा, ठीक, मैं बताता हूँ। और जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी मैं 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद कर देता हूँ। और कहता हूँ महीने में शुगर चेक करनी, 15 दिन दरमियान में शुगर नहीं चेक करनी। अगर 15 दिन के बाद महसूस हो पेशाब ज़्यादा आ रहा है, जिसमें दर्दें हो रही, लगता है शुगर बढ़ गई, तो शुगर चेक करने की वजह प्रोटीन की तरफ वजह दे, मेरी प्रोटीन तो नहीं कम हो रही, 2 कंडे बढ़ा लें, मछली की थोड़ी सी बढ़ा लें, ठीक है, और 1 मुट्ठ बादाम की बढ़ा लें, तो प्रोटीन की तरफ ध्यान जाए। शुगर 1 माह के बाद चेक करवाएं शुगर के। अच्छा, मैं शुगर पे दोबारा आता हूँ। जैसे लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो जो है तो हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, कोरोना, लीवर एक्टिव हो गया, अब खुद उनको हैंडल करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, खुद हैंडल करेगा उनको। हाँ, जब वो बेचारा खुद ही उसे प्रोटीन नहीं मिली, वो अपने आप को संभाले कि उनको संभाले, तो इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाएगी। तो हेपेटाइटिस बी, सी, कैंसर, कोरोना वाले मेरे पास मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी, हमारे पे यानी 20 मरीज ऐसे हैं जिनको लीवर, आपने देखी है, लीवर सर्रोसिस के पेशेंट, उन्होंने 1-1.5 करोड़ रुपए के ट्रांसप्लांट का भी कर दिया। जब उन्होंने ये किया, 4 माह किया, तो उनका लीवर एक्टिव हो गया। डॉक्टर शराब पीने वालों को होता है, डॉक्टर्स परेशान हो गया कि ये क्या, यानी आपका लीवर कैसे दोबारा रीजनरेट हो गया। तो लीवर को खुद रीजनरेट होने में बंदा ढूंढो, डोनर ढूंढो, और इंडिया जाओ, वहां जाकर लीवर ट्रांसप्लांट। जैसे आपने पिछले अभी बात की थी कि छिपकली जो है उसकी 2 माह अगर टूट जाए तो वो खुद ग्रोथ करती है, बल्कि खुद गिरा देती है अपने। वो होता है जो को पीछे पड़े ना तो खुद दम तोड़ देती है अपनी, ताकि लोग उधर तवज्जो करें, भाग जाए। अच्छा, और फिर वो सारी एनर्जी देखें उसमें होती है, फिर दोबारा वो उसकी दम दोबारा ग्रोथ करती है। तो इस तरह हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन दोबारा ग्रोथ नहीं करता, सिर्फ लीवर है। अगर ये सर्रोसिस हो गया, जिगर सुखड़ गया है, तो ये दोबारा रीजनरेट कर सकता है। कब? जब ये इसको अपनी प्रोटीन मिलेगी, यही अपने आप को रीजनरेट करेगा। बाहर से कुछ सपोर्ट तो कर सपोर्ट कितनी देर चलाएगी इसे, जब तक आपके अपने पल्ले कुछ नहीं है। तो और फिर जैसे ही लीवर को प्रोटीन मिलेगी, जैसे और प्रोटीन के साथ जब वजन के बराबर फूड सब्जी खाएगा, तो यूरिक एसिड और कब्ज भी नहीं हो सकती। तो मैं कहता हूँ 100 सुनार की नॉर्मली एक शेर में सुनाता हूँ, इसके साथ जुड़ता है। वो एक सजदा जिसे तो ग्रां समझता है, 1000 सजदों से आदमी देता निजात। अगर लीवर एक्टिव करने का फार्मूला आ गया, ये हमारा डॉक्टर है, इसको खुद चलाना सीख लें। अगर ना चलाना सीखा तो सर्जन की, डॉक्टर, टेस्ट, लेबोरेटरी जान नहीं छूटेगी। नहीं समझे? ठीक समझ। अच्छा, और जो शुगर वाली बात की थी आपने, शुगर असल में दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है। 1 बचपन से होती है, उसका कोई इलाज नहीं, वो 6 साल, 10 साल, 12 साल, 16, 17 साल तक होती है। इसमें तो लबलेबे का इशू आ गया ना, वो बच्चा जब उसकी कॉम्प्लिकेशन आ गई ना, वो तो एक चलो वो 16-17 साल के बाद जो शुगर है वो टाइप 2 उसको डॉक्टर्स कहते हैं, बुजुर्गों की टाइप 2 है। वो 16-17 साल के बाद टाइप 2 है। 2 का मतलब ये है कि ये 2 नंबर शुगर है, लाइफस्टाइल डिजीज़ है, बीमारी नहीं है। इसका ताल्लुक प्रोटीन से है। जो प्रोटीन कम होती है तो फिर प्रोटीन की कमी की जो लामत है ना, वो शुगर से मिलती जुलती है। तो डॉक्टर 10-20 साल शुगर की दवाई खिलाते रहते हैं। हम उन्हें क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन पे लेके आते हैं, जब थोड़ा होता है शुगर गई, गोलियां वालों की सुबह से बंद हो जाती है, और जो इंसुलिन लगाते हैं उनकी 2-3 यूनिट सुबह, 2-3 यूनिट शाम बंद। मैंने आपको दिखाई थी, मेरे पास 2,500 के करीब, और उसमें वीडियोस भी आपने चला भी देंगे। तो वो ठीक 2,500 के करीब मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है जिनकी मैंने 100 इंसुलिन बंद करता हूँ ना, उनकी 1 मिनट की रिकॉर्डिंग करता हूँ। 100 से कम वालों की भी नहीं मैं रिकॉर्डिंग करता, क्योंकि हम जरा परचून गागरिंग करते होलसेल डीलर है ना। तो आपके डॉक्टर साहब आशिक कितने, आपको होलसेल ही करना चाहिए, परचून वाले आप हैं नहीं। वो अल्लाह के फजल से वो पता नहीं हज़ारों की तादाद में जिनकी गोलियां बंद हुई और शुगर की दवाइयाँ बंद हुई, 100 वालों की मेरे पास 2,500 करीब रिकॉर्डिंग है, वो मैंने काफ़ी आपको भी की थी। मेरा नाम मुजफ्फर अली है, मैं चिश्तिया से हूँ। मुझे 20 साल से शुगर थी, मैं 100 यूनिट डेली इंसुलिन लगाता था 20 साल से। तो फिर मुझे डॉक्टर रोधी साहब का पता चला, तो मैं साहिवाल में आया, डॉक्टर साहब से इलाज कराया, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इंसुलिन कितनी लगाते थे? मैं 100 के करीब सुबह को लगाता था, 100 के करीब शाम को लगाता था, 2 गोलियां भी साथ खाता था। यानी 200 लगाते थे आप? हाँ जी, 200 लगाता था इंसुलिन। हाँ जी, 100 सुबह और 100 शाम। 100 शाम को।
अच्छा जी हाँ। अब बिल्कुल नहीं लगा रहे? अब बिल्कुल नहीं लगा रहे। मेरा नाम सर गुलाम सर घोटकी से तालुके में 10 साल से इंसुलिन लगाता हूँ। डॉक्टर कितनी जफर इंसुलिन लगाते बताएं? 100 यूनिट सर। अच्छा। डॉक्टर इकबाल जफर की मेहरबानी थी, वो मुझे गोश्त वगैरह केले वगैरह खिलाए थे, अभी मेरा शुगर नॉर्मल। तो उन्होंने मुझे कि आखिरी दफ़ा मेरे साथ चलो प्रोफेसर डॉक्टर जफ़र इकबाल लोधी के पास साहिवाल। तो मैं जब पहली दफ़ा आया तो 4 महीने पहले मुझे ये 2 आदमी पकड़ के लाए थे, और देख लो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर मतलब फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे है कि जो कि प्रॉब्लम होते हैं, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड, मतलब ये जो आपके क्या वो भी इसके अंदर आप डायग्नोस कर रहे थे? एग्जैक्टली। देखिए उस इशू ये होता है कि जैसे हम जब हम ना हार्मोन्स का जिसको कहते हैं, हार्मोनल, जी जी फॉर एग्जाम्पल हमारी बच्चियों को अक्सर हार्मोनल प्रॉब्लम है। जी जी। बाल आ गए, यहाँ पर आ गए, या उसके बाद उसके उनकी जिस्मानी ग्रोथ ज़्यादा ना हो गई या ज़्यादा हो गई, हार्मोनल प्रॉब्लम। जी। और कहते हैं हमारी फूड की वजह से होते हैं, फूड एडल्ट्रेशन की वजह से। हार्मोनल को इसका प्रॉब्लम का इलाज? जी मैं बताता हूँ कि जितने हार्मोन्स हैं उसको लीवर हैंडल कर रहा है ना। जब लीवर को प्रोटीन मिलेगी तो जहाँ जहाँ हार्मोन अनबैलेंस है वो स्टेबल करेगा। अच्छा, हमारा लीवर जो है वही तो जो है ना थायराइड को चला रहा है, वही चला रहा है, और थायराइड को वो सप्लाई देगा तो थायरॉक्सिन बनेगी। जो लीवर को प्रोटीन नहीं मिल रही तो लीवर ने थायराइड की सप्लाई रोक दी है। कहते ये है कि जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो आपकी थायरॉक्सिन बनना बंद हो जाती है, तो बाहर से लेनी पड़ती है। तो बंद कौन करता है? लीवर करता है। तो लीवर की जैसी प्रोटीन मिलेगी वो थायरॉक्सिन देने शुरू वो थायराइड को की सप्लाई बहाल कर देगा, तो थायराइड जो है वो थायरॉक्सिन बनाना शुरू कर देगा। तो हमारे पास हजारों ऐसे पेशेंट हैं, आपने सर लीवर एक्टिव कर रहे हैं ये। अच्छा, इसी तरह जो आप बता रहे थे जैसे बच्चों के बाल गिर गए, बच्चियों के बाल गिर गए, तो चेहरे पे बाल आ गए, अनबैलेंस जितने भी, तो लीवर को जो प्रोटीन नहीं मिली तो या तो उसने बाल ज़्यादा बनाने शुरू कर दिए या बाल गिराने शुरू कर दिए। पीछे रोल सारा लीवर का है। अल्लाह ने ये दिया है जो जिगर, इसके होते किसी डॉक्टर टेस्ट लेबॉरेटरी जरूरत नहीं। अल्लाह ने इसे इतना अकमल बनाया है, सही है, इतना अकमल बनाया है कि अल्लाह ने इसको किसी मुआलिज का, हम ना कुछ दवाइयाँ हैं जो बंद नहीं करते, वरना हम सुबह से कहते हैं ब्लड प्रेशर की गोलियाँ सुबह से बंद, जो सुबह से 12 बजे तक फ्रूट खाएगा, जो मेंटेनेंस दवाइयाँ बंद सुबह से बंद कर देता हूँ। तो मैं वो पेशेंट जिनके मैंने दिखाई थी 10-10 गोली खाते थे ब्लड प्रेशर की, वो कंट्रोल ही नहीं होता था। सुबह से 12 बजे फ्रूट खाए, प्रोटीन ली, रात को थोड़ी चावल लिए, तो कहते दोबारा साल हो गया, 6 माह हो गया, दोबारा ब्लड प्रेशर हुआ ही। कार्सिनोमा जो है, अब इसमें आ जाए। अब जैसे जब लीवर एक्टिव नहीं हो रहा तो बच्चों की कद और ग्रोथ रुक जाता है। हाँ, कद और ग्रोथ के पीछे हम क्या करेंगे? कद और ग्रोथ की दवाइयाँ खाते रहेंगे, पीछे वजह नहीं दूर कर रहा है, लीवर ही तो मैनेज कर रहा है। अच्छा, मैं कह रहा था कि हम कुछ दवाइयाँ बंद नहीं करते, आपके जो ना सुनने वाले भी है, देखने वाले भी सुन लेंगे। एक तो जो थायराइड की मेडिसिन है वो एकदम बंद नहीं करते ना, वो 1 माह में बंद हो जाएगी, ग्रेजुअली वो कम हो जाएगी। जब आपके टेस्ट आएंगे तो वो बेचने आ जाएंगे, डॉक्टर आपकी बंद कर देगा। फिर जो है जो अपने डिप्रेशन की मेडिसिन कोई अगर उसकी चल रही है, हाँ, वो तो वो एकदम नहीं बंद करते। वो तो हाइपोथैलेमस का मसला होता है। वो भी एक आध माह में टेपिंग करके वो भी कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, लेकिन एकदम नहीं हम बंद करते हैं। 2 दवाइयाँ। तीसरी को एपिलेप्सी का इशू है तो उसका वो डॉक्टर उसको देखेगा, उसके वो अल्फाराइज और बेटाराइज उसके, वो तो एपिलेप्सी कहते हैं ना कि ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, शॉर्ट सर्किट अल्फाराइज और बेटाराइज का, तो वो फिर हम कहते हैं कि ये आपका डॉक्टर बंद करेगा, उसमें बेहतरी आ जाएगी और आपके वो फंक्शन बेहतर होंगे, सेहत बेहतर होगी। इसी तरह डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं, मैंने आपको दिखाया था। आपके डायलिसिस के पेशेंट वो है, कैसे आप ठीक करते हैं? डायलिसिस वाले पेशेंट की मतलब गुर्दा फंक्शन ही बंद कर गया तो गुर्दा दोबारा जिंदा कैसे होगा? हम ये कह रहे हैं कि लीवर गुर्दे को चलाता है, गुर्दा जिगर को नहीं चलाता। तो डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं हमारे कि वो गुर्दों के लिए गुर्दे पे सारी वर्किंग उनकी है, डायलिसिस करवा दिया, लीवर गुर्दे को चला रहा है, पीछे सप्लाई नहीं। तो जैसे हम लीवर को, और फिर वो कहते हैं कि मैंने खातून को देखा था आपके उसके अंदर वीडियो के अंदर जिसमें वो डायलिसिस करवा रही है, वो कहती है कि मैं बिल्कुल करते थे, आप बिल्कुल बंद हो गई। 1.5 साल से उसने कहा था, 1.5 साल पहले हो रहे थे उसके, और 1.5 साल से नहीं हुए डायलिसिस। तो वो हम क्या करते हैं कि वो डॉक्टर्स कहते हैं आपने प्रोटीन नहीं लेनी, और केले भी उसके बंद कर देते हैं। मसलन अगर एक आदमी के लिए केले अच्छे हैं तो हम रिकमेंड कर देते हैं, अगर नहीं तो नहीं। और मटन जो है
अगर उसका मैदा चीते वाला है, मतलब जो है गोश्त हजम करने वाला है, डाइजेस्ट करने वाला है, तो अगर उसे गोश्त खिलाएंगे, जैसे सुदेश साहब है ना, उनका मैदा चीते वाला है और दूध भी उनके लिए ठीक है। अच्छा, तो उनके जो इश्यूज थे ना, वो चीता जो बकरी वकरी खाता है ना, अच्छा, वो डॉक्टर गोश्त बंद कर देते हैं। अच्छा, वो कहते हैं प्रोटीन नहीं आपने लेनी। अच्छा, जब प्रोटीन लीवर को नहीं मिलेगी तो आप गुर्दा ठीक करके दिखाएं। अच्छा, फिर आपने देखा हमने उन्हें प्रोटीन दी, ठीक है, जिनका गोश्त नहीं अच्छा था तो मछली से दी, अंडों से दी, जैसे उन्हें प्रोटीन मिली, लीवर एक्टिव हो गया, तो उससे क्या हुआ कि उसे केले भी खिलाए उसे, और मटन भी से खिलाया, या मटन नहीं खिलाया तो फिश खिलाई, अगर उसका मटन डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं है तो वो उससे उनके डायलिसिस बंद हो गया। अहम तरीन चीज़ जो कि एलर्जीज जी, मतलब मुझे, मैं अभी खांस रहा हूँ, हल्की सी वजह एलर्जी हो जाती है किसी मौसम बदलने से, इस और स्किन की हो जाती है। क्या लिवर ही एलर्जीज को उसका क्या रीज़न है, लिवर से ही? हाँ, देखे ना, जब ये इम्यूनिटी वीक होती है ना, इम्यूनिटी का इशू है ना, इम्यूनिटी वीक। हमारे जितने एलर्जी के पेशेंट हैं, अलग फजल से उनकी एलर्जी अगले दिन से बंद हो जाती है। जैसे लीवर एक्टिव हुआ, उसने इम्यूनिटी बेहतर की, लीवर एक्टिव होगी तो इम्यूनिटी बेहतर होगी, तो एलर्जी का इशू भी खत्म हो गया। ये खासतौर पे मैं आपको बताऊं कि ये जो बाज़ लोग ब्लाइंड होते हैं, उनकी ना वो नज़र नहीं आता, हाँ, वो ब्लाइंड होते हैं ना, तो उसके लिए वो कहते हैं कि भी उसका क्या किया जाए ब्लाइंड का, तो उसके लिए एक रेडियोलॉजी से एक अगली स्टेज पे काम हो रहा है हॉलैंड में। और मेरा बेटा है हबीबुल्लाह ना, अच्छा, वो रेडियोलॉजी से करते हैं, हाँ जी, आयरस से। अच्छा, तो वो हॉलैंड से कर रहा है, तो जो ब्लाइंड है ना, वो उस पर वो कर रहा है कि जितने ब्लाइंड लोग होंगे ना जी, तो वो ब्लाइंड लोगों का भी वायरस देख सकता है। अच्छा, मैं ब्लाइंड लोगों का आयरस जो है ना, वो मुझे 50% नजर, मैं उससे असेस कर सकता हूँ, लेकिन वो कर लेता है। अच्छा, फिर हमारे पास है ना जो ख़ास तौर पे हाँ, जैसे आपको बताया था कि आपने पहले बताया था कि हम 1,000 फीस लेते हैं ना, तो उसकी वजह ये है कि फीस 1,000 लेने की कि हमने ना कॉमन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए फ़ीस रखी हुई है ना, ताकि जो मजदूर आदमी जो दिहाड़ी करके आए तो अगले दिन मुझे चेक करवा दे। फिर उसमें से भी हम देख लेते हैं कि कुछ को 50% कर लें, या उलमा कराम आते हैं उन्हें 50% कर देते हैं। तो लेकिन बुनियादी तौर पे वो, और जो अमीर लोग जो आते हैं वो भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, पिछले दिनों मेरे पास वो इस्लामाबाद से जो है ना डायरेक्टर एक दायरे के थे, किसी खुफिया दायरे के, तो वो डायरेक्टर साहब आए, उनके साथ एक चीफ इंजीनियर भी थे वहाँ के, वो दोनों मुझे चेकअप करवाने के लिए आए। तो वो वहाँ से वो चले तो उनका 20,000 रुपये किराया लगा ना आने जाने का, तो बाहर उन्होंने 2,000 रुपये फ़ीस जमा करवाई और मुझे चेक करवा के, तो वो जाते वो कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि जी यार, वो रिसेप्शन वाले को कहा कि इनकी फ़ीस है ना या वापस दे दें, तो ऑनर, उनकी एक ऑनर होती है और क्या होते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि इनकी फ़ीस वापस दे देना, तो उन्होंने कहा नहीं जी, फ़ीस देनी है ना तो फिर 22,000 दें, वो 2,000 आपकी नहीं तो माइनस रखी हुई है, 20,000 किराया हम लगा के आए हैं, तो यार ना इतना वो करें, आपने तो इतनी थोड़ी सी रखी हुई है, तो आप। अच्छा, फिर हमने दूसरी दफ़ा ना रिपीट के लिए रखा हुआ है, अब हाँ, एक दोबारा जब भी कभी आए तो मैं लाइफ टाइम फ्री कर देता हूँ। अव्वल तो मेरे पास 90% लोग आते ही नहीं, 95% लोग, क्योंकि हमने एक ही सेशन में उनका पूरा काम करना होता है, और हम उन्हें कहते हैं कि आपने हमारे पास आना है, तो और जो पेशेंट हमारे पास अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो उनसे कहते हैं आपने लेक्चर 16 मिनट का यूट्यूब पे सुन लिया है, वो कहते हैं जी वो सुन लिया है, तो उनसे फिर कहते हैं यार पहले 15 दिन अमल कर लो फिर आ जाना। पहले हाँ, अमल कर लो, हो सकता है आप ठीक हो जाए तो ना ही आए, कुछ छोटे मोटे मसाइल तो आपके कवर हो जाएंगे। कोशिश करेंगे हम इसके साथ ना उसको 15 मिनट का जो है ना, 16 मिनट का जो लेक्चर है उसके वो दे दें या लिंक दे दें। तो हम उन्हें कहते हैं कि आपने सुन लिया है, समझ लिया है, तो पहले 15 दिन फॉलो कर लें, तो फिर आ जाना यार, फिर आपको कम्युनिकेशन आएगी तो शेयर कर लीजिएगा। वो जो सुनते हैं ना, तो अक्सर उनमें से 80% लोग नहीं आते लेक्चर सुनने के बाद, ठीक, तो वो कभी साल बाद 2 साल बाद आते हैं, कहते हैं जी वो सुन लिया था, हम नहीं आए थे, अभी कुछ आ रही थी, हमने कहा यार आँख भी चेक करवाई ले। अच्छा, ये बताएं कि ये जो रिपीट के, हाँ सॉरी एक बात रिपीट के लिए हमने ये इंतजाम रखा हुआ है, कोई कराची से आता है, लाहौर से आया, पेशावर से आया, तो पूरे पाकिस्तान से क्योंकि लोग आने होते हैं, तो मैं सेंटर में साहिवाल में बैठा हूँ, तो हमने ना जो दूसरी दफ़ा पेशेंट ना आ सकता है 20,000 किराया खर्च के, कौन आएगा 10,000 किराया खर्च के, तो हमने उनकी सहूलत के लिए एक इंतज़ाम किया है कि घर बैठे उन्हें ना फ्री सर्विस, उसके लिए हमने ये रखा हुआ कि 500 जो है ना, हमने
रिपीट हमारे PhD जो PhD कर रहे हैं ना हमारे स्टूडेंट्स, उनका एक पैनल बनाया हुआ है हमने। अच्छा, आपका PhD का जो स्टूडेंट्स हमारे, अच्छा। तो उनका एक पैनल बनाया हुआ है। अच्छा। तो उसकी जो हेड है वो मेरी बेटी डॉक्टर रबिया है, उसने शेख जैद सी वो किया है लीवर ट्रांसप्लांट में भी। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, और जो है ना उसके साथ एक पैनल है, उसमें वो डॉक्टर मानूर है, वो दोनों वो MP जो है ना वो PhD कर रही है ना दोनों, तो वो स्टूडेंट्स हैं, तो वो दोनों की टीम बनाई हुई है। तो वो उन्हें हम कहते हैं कि जो भी बात आपने पूछनी हो तो उनका व्हाट्सअप नंबर दिया होता है, तो जो भी बात पूछनी हो व्हाट्सअप कर लें, तो वो मेरे से मशवरा करके जवाब देते रहते हैं, और वो पिछले 3 साल से ना, तो जो लोग आना यानी जिनके लिए आने का मसला था तो वो ना आए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो फिर बेचारे परेशान होकर डॉक्टर जाएंगे वो कहाँ हैदराबाद से दोबारा, सिंध से दोबारा आएंगे। तो फिर व्हाट्सएप पूछ लेते हैं, तो उन्हें घर बैठे ही ना वो उन्हें गाइड कर देते हैं, तो फिर उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ती ना। अच्छा, ये जो कैटरिक होता है जी, या मायोपिक विजन होता है, जी जी, इस पे भी इफेक्ट पड़ सकते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, आपने वो देखा था, आपने बाईपास के पेशेंट जो हैं जी, बाईपास इसी तरह जब बाईपास का डॉक्टर रिकमेंड कर दे कि बाईपास आपका होगा, तो हम उन्हें कहते हैं कि जी आपकी लीवर एक्टिव करते हैं, वो दिल की आर्टरीज को वो खोलेगा, अंदर सिस्टम मौजूद है ऑटो, ठीक है, जो भी वजह हुई है। अब तो 4 अंदर से स्टंट आना शुरू हो जाता है, वो पूरी खुलनी शुरू हो जाएगी। तो बुनियादी तौर पे उस सबका निचोड़ ये निकलता है कि हम या कोई किसी की एक लम्हा टाइम नहीं बढ़ा सकता। अगर हमने लीवर एक्टिव रखा, प्रोटीन लेके, तो फिर चलते फिरते दुनिया से जाएंगे। और अगर लीवर को एक्टिव नहीं किया, प्रोटीन एक्टिव नहीं की, तो फिर जो है वो 5-10 साल बिस्तर पर रह के जाना पड़ेगा। जाने का टाइम तो फिक्स है, गेंद आपके कोर्ट में, आपने चलते फिरते दुनिया जाना है, तो इसलिए दुआ करनी है, अभी तो लेट के जाना। मेरी एक बेटी है, उसका फाइनल ईयर है, BS न्यूट्रिशन कर रही है, उसका आयशा नाम है। तो वो मुझे ना परसों मुझे कहती कि जी जो है ना जितने भी जो उसके क्लास फेलोज़ है ना, तो तकरीबन में 250 के करीब होंगी, तो वो कहती है कि जी आपको तो आपके अब्बा जी की वो मिल जाएगी, वायरस भी आप देख लेंगे, तो हमें रेडियोलॉजी कहाँ से मिलेगी, या आप करेंगे। तो हमने वो जितने हमारे जो दूसरे लोग हैं उन्होंने क्लिनिक बनाए हैं, तो उनके पास तो कोई पेशेंट आता ही नहीं है। ज़रा आप प्रोटीन तो देना, आप उनको डराया गया कि बस इतना से चिकन का पीस लेना है। और देसी मुर्गी हम रिकमेंड कर देते हैं, ब्रॉयलर नहीं रिकमेंड करते, क्योंकि जो ब्रॉयलर का इशू है कि ब्रॉयलर की जो प्रोटीन है वो खून गाढ़ा करती है, ठीक है, और देसी की जो प्रोटीन है खून गाढ़ा नहीं करती ना, तो वो इसलिए हम अक्सर ब्रॉयलर मुर्गी मना कर देते हैं। लेकिन ये जो लेयर मुर्गी है ना, ये जो पठान खाते हैं, ये सारी लेयर मुर्गी ना, जब वो अंडे नहीं देती ना, तो ये पठान ले जाते हैं, वहाँ से सेल होती है वो। अच्छा, फिर उसको अभी भी खाते हैं, सिर्फ पठानों का नाम नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तरीका और है, वो तो लोग समझदार है ना पख्तून लोग, तो वो कहते हैं कि यार वो सस्ती होती है दूसरी मुर्गी से, वो बड़े शौक से खाते हैं, शादियों में खिलाते हैं, तो उनका मजबूत जानवर है, मजबूत, वो 2-2.5 साल का होता है। तो हमारे यहाँ उसको कलर करके ना, तो उसे देसी करके सेल कर देते हैं। अच्छा, उसकी ग़िज़ाइयत भी देसी जैसी होती है। अच्छा, क्योंकि वो तो 2-2.5 साल की होती है। लेयर मुर्गी ब्रॉयलर से बेहतर है? नहीं, बेहतर तो नहीं है, लेकिन उसके करीब तो है ना, क्योंकि उसके शडोल मजबूत और साफ होते हैं, उसे गलाने में घंटा लगता है। तो वो हमारे यहाँ तो कहते हैं जल्दी जल्दी गलाओ, तो उसको कलर दे के ना वो बेच देते हैं देसी करके। तो फिर जो लोग घर ले जाके उसे पकाते हैं, वो कहते हैं वो बड़ी खालस देसी सीगी भी, वो तो गली घंटे से ना, तो वो असल में होती है लेयर मुर्गी है, उसको रंग शंग दे के वो करते हैं। लेकिन वो ब्रॉयलर से वो बेहतर है, क्योंकि वो नस्ल ही और है। ये तो इसकी तो उम्र ही 1.5 माह 2 माह है ना। ये तो छोटा सा नाला होता है, वो उसको नहीं क्रॉस कर इसकी तो नस्ल, इसकी जो जीन्स है ना, वो तो ऐसी है कि ये 1.5-2 माह के अंदर तैयार हो जाए पूरी। इस गोश्त लेना उन्होंने इससे। और वो जो लेयर मुर्गी है वो नस्ल और होती है, वो 6 माह के बाद तो अंडे देती है, 6 माह के बाद अंडे शुरू करती है। वो फार्मर की अच्छी जान खाती है। कोई ऐसी बात जो कि अब आप करना चाहते हैं इस इस्लाम के ऊपर, जो कि मैसेज के तौर पे? एक तो यह है कि साहिवाल लोग आ नहीं सकते, एक तो यह है कि आपकी 16 मिनट के वो वीडियो देख लें, उसके हिसाब से वो चले, और दूसरा ये था कि आप इस इल्म को आगे, क्योंकि हमारे बड़े सगीर पाक हिंद का मसला पता है क्या हुआ कि हमारे बड़े बड़े हकीम थे, आलम थे, वो अपने साथ ही लेके मर गए, उसके इल्म दिया नहीं उन्होंने। ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग थे, आप बड़ा का हौसला रखते हैं, आपने इसको दे रहे हैं। ऐसी चीज़ जो आप ख़ास कहना चाहते हैं? जी, मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। मेरा ना अक्सर मदारिस में लेक्चर होता है, जब वो आलिम बन रहे होते हैं ना, तो अक्सर मदारिस वालों ने ना मेरा एक लेक्चर, हर मौलवी अगर ये सीख ले तो कमाल हो जाए। तो वो जब वो आलिम बन के उनका आखिरी साल होता है ना, तो कई मदारिस वालों के साथ वो मुझे बुलाते हैं, तो फिर वो मेरा ना, मैं उनको ना कंटिन्यूसली एक दिन सारा देता हूँ। उनसे कहता हूँ कि 5-6 घंटे आपने मुझे देने हैं,
और उसके बाद जाके आपने क्लिनिक शुरू कर देना है। आप जहाँ आलिम है ना, जहाँ भी जो कुछ कर रहे हैं ना, तो आके जाके अगले दिन से आपने इलाज शुरू कर देना है। अच्छा, इसके इलाज करने के लिए मैं आपको बताऊँ, यानी आपको लीगली तौर पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने बोर्ड लगाएंगे तो आपको पाबंदी है ना, हमारे आप बोर्ड नहीं लगा जितने सकते। उलमा थे, मेरे नाना और मेरे दादा दोनों एक अमृतसर के मस्जिद खैरुद्दीन के करीब थे। नाना भी हिकमत पढ़ी हुई थी और वो जाकर वहाँ पढ़ के हिकमत करते थे। तो मैं कहता हूँ कि बोर्ड ना लगाएं आप अपना नाम लिख दें, मौलवी अरशद इकबाल, मौलाना शाहिद, मौलाना शाहिद, मौलाना ज़फ़र इकबाल, कुछ लिख दें आप। और फिर आप क्या करें कि उनका ये इलाज शुरू करें। और जब आप लिख रहे होंगे ना, किसी का केला बंद कर रहे होंगे, किसी का सेब बंद कर रहे होंगे, प्रोटीन दे रहे होंगे, शाम को चावल खिला रहे होंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बैन नहीं लगा सकती कि आप कैसे लिख रहे हैं। नहीं समझे? थोड़ी देर तो मैंने कहा 1000 के बजाय 500 फीस रखे, लोगों को दिया करें, लोगों को खैरात बांटें, लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा, वो मैं ना आपके देखने वालों को ना वो 2-3 मिनट में बता देता हूँ। जैसे क्योंकि उन्होंने तो इतना टाइम सुन लिया ना कि सुबह से हर आदमी का ना जो भी आपके पास बीमार है, उसकी सुबह से 12 बजे तक वज़न के साथ एक ज़रूर मिला के फ्रूट सब्जी शुरू कर दे। सेब, अमरूद, आड़ू, शलगम, गाजर, खीरा, ये सबके लिए ठीक है। खुबानी और आलू बुखारा ये भी ठीक है। सेब, अमरूद भी सबका ही ठीक है। अच्छा, तो वज़न के पहले 15 दिन वज़न के साथ एक ज़रूर मिला के, अगर चाय पीता है उसे कहीं कम दूध वाली की चाय की इजाज़त दे दें। कहवा पीता है तो पी ले, कोई भी पी ले। तो सुबह से 12 बजे कॉफ़ी हो गया, मतलब कॉफ़ी पीना चलो पी ले कोई नहीं, क्योंकि वो 15 दिन उसकी गाड़ी चलानी है ना। सुबह से 12 बजे तक गाड़ी पटरी पर डालनी है असल में। और दोपहर को उसके प्रोटीन के 4 सोर्स हैं, शुरू कर दें। अगर मौसम अच्छा है तो मछली दे दें, अंडे दे दें, बादाम दे दें, सोयाबीन अपने पास रख लें। और कहाँ सोयाबीन ढूंढता फिरेगा, एक बोरी सोयाबीन के रख लें अपने पास, किलो के पैकेट बना के। वो कहें सोयाबीन किधर है, तो उन्हें कहा ये ले भी जाओ। तो दोपहर को प्रोटीन दे दें, रात को राइस दे दें। रोटी 15 दिन बंद कर दे, रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट। ठीक। 15 दिन के बाद उन्हें कहें जी दोबारा आएँ। 15 दिन के बाद अगर आप में उनमें से 5% भी नहीं आएंगे, 95% जो है ना वो अलग बदल से उनके ब्लड प्रेशर की गोलियाँ सुबह से बंद हो चुकी होंगी, मेदी की दवाइयाँ बंद होंगी, शुगर की बंद होंगी। और फिर 15 अगर आपको 4-6 माह के बाद, साल बाद कहीं मिलेंगे ना, वो भी भाई तुम आए नहीं दोबारा 15 दिन के बाद, वो कहें जी हम तो आपको दवाएं दे रहे हैं जी, अल्लाह फजल हो गया जी, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद हो गई थी, मेदी की दवाइयाँ बंद हो गई थी जी, चावल खा रहे हैं जी, हम तो डरते थे चावल से, तो बेहतरीन हो गया। तो 15 दिन वो मुझे सवाल करते हैं कि जी अच्छा, हम जब सब मरीज़ों को 15 दिन यही बताएंगे तो फिर वो कहेंगे वो तो सारों ने 10 दे रहते हैं, यही बताते रहते हैं, तो वो तो मरीज़ तो आने बंद हो जाएंगे, कहेंगे जी सबको एक बताते हैं। तो मैंने कहा मुझे आप बताएं, जो डॉक्टर्स के पास लोग जाते हैं तो वो डॉक्टर उनको कहता है कि जी आपको उन पेन किलर लिख देता है, मेदी की दवाइयाँ एक ही चीज़ सेम करीब लिख देता है, तो फिर भी लोग डॉक्टर्स के पास तो रश लगा हुआ है। लोगों की सेटिस्फेक्शन इससे होती है कि खुद जाके बात को समझें और बात समझाएं, अपनी बात बताएं, फिर आप उन्हें बताएं। तो आप यूँ कर लेना कि मौसम के एतबार से किसी जो फल मौजूद हैं उसमें थोड़ी कमी बेशी कर दें, और जो प्रोटीन है उसको कम और ज़्यादा, किसी को 2 कर दें, किसी को कर दें, और 15 दिन रोटी तो बंद करें ना, तो आपके पास मैंने कहा पेशेंट नहीं ख़त्म होता। तो आप जो आपके देखने वाले हैं उनके लिए भी ये मैं पैगाम है कि जो है लोगों को खैर बांटें। जितने मरीज़ हैं, जो भी परेशान है, जो भी मेडिक दवाइयाँ खा रहे हैं, 15 दिन उनकी रोटी बंद करके इस प्रोग्राम को फॉलो करवाएं, तो इंशाल्लाह ना मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी डॉक्टर टेस्ट लेबॉरेटरी की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, हमारे यहाँ मसला ये है कि एक फ़ज़ा बना दी गई है कि आपने ना सालाना मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं, जी 6 माह बाद जरूर करवाएं। अच्छा, एक बात उसमें मुझे समझ नहीं आती, पूरा कारोबार है। अच्छा, मैं हेल्थ में रहा हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ रहा हूँ, इस्लामाबाद में, वहाँ भी हेल्थ सेक्रेटरी रहा हूँ। आपको मैं बता सकता हूँ एक बात कि ये सारे का सारा माफिया है टेस्टों का। ये कोई भी हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता अगर वो टेस्ट के लिए रेफर ना करें। अच्छा, मैं इसमें एक अगली बात करना चाहता हूँ, हमारे दोस्त सुनने वालों के लिए, लेकिन क्या सुनने वालों के लिए मैं ये बात बताने लगा हूँ कि देखे ना, मसलन एक आदमी के लिए गोश्त ठीक है, एक आदमी के लिए गोश्त ठीक नहीं है। चलो आप तो नहीं डायग्नोज कर सकते ना, लेकिन आप दोनों का ब्लड प्रेशर का स्टैंडर्ड कैसे लेंगे? अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा मैदा जो है वो चीते वाला है, अच्छा सॉरी बकरी वाला है। अच्छा, दालें, मकई, मूंगफली डाइजेस्ट करता है, पालक वालक के बहुत सारा कुछ। हाँ। और ये डॉक्टर शराफत साहब हैं और मलक मुनीब वारन है, इनका जो है ना मैदा वो चीते वाला है। अब ये इनका मैदा गोश्त से बीमार हो जाएंगे। और अच्छा, अब इनका, अच्छा दूसरे लफ्ज़ हम देखें, मेरा 85 इंजन है और इनका 100 इंजन है। ठीक।
और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का 350 सीसी इंजन है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, और वो है भी उनका बहुत हार्ड वर्कर आदमी है, यानी भरपूर वो है। और वो उनका मतलब एक सुजुकी वाला है और दूसरा जो है वो अपना उसका मर्सिडीज प्राडो वाला, आजकल वो वेगो डाला वाला है। अल्लाह ने उनसे काम भी कितना लिया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, देख लें अल्लाह ने वो, और उनके मुताबिक वो अनथक भी है, काम भी उतना ही किया उन्होंने, अल्लाह ने उनसे काम भी बहुत लिया। तो मेरा 50 सीसी इंजन है, इनका 100 सीसी इंजन है। और जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का 350 सीसी इंजन है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इन तीन को ही ले लें। अब तीनों का ब्लड प्रेशर का स्टैंडर्ड कैसे होगा? शुगर नहीं समझे। मसलन अगर ब्लड प्रेशर का स्टैंडर्ड एक बनाया जाए तो या तो मुझे गोली खिलाएंगे या उनको खिलाएंगे, नॉर्मल को कहीं एक जगह रख देंगे ना। तो हो सकता है मुझे कम, मेरा ब्लड प्रेशर लो ही ठीक हो और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का 150 पे नॉर्मल हो और इनका 120 पे नॉर्मल हो और मेरा 100 ही नॉर्मल हो, तो वो ना कहेंगे ये तो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल, हम नॉर्मल अब नॉर्मल के चक्कर में रहते हैं। अल्लाह ने सबका एक अलग इंतजाम बनाया है, सबका सिस्टम अलग है, डाइजेस्ट सिस्टम अलग है। जो कोलेस्ट्रॉल ही है, कोलेस्ट्रॉल का जो स्टैंडर्ड है वो कैसे हो सकता है मुझे बताएं कि WHO का स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल का 300 है, ड्रग माफिया ने रखा हुआ है जो है ना 200 कर दिया था, 200 का दवाई भी कह देता। हाँ, और अब वो कह रहे 200 और नीचे ब्रीक लिखा होता है, नीचे टेस्ट के नीचे लिखा है 260 तक भी डिजायरेबल है। हाँ, वो डिजायरेबल है तो फिर आप 200 मोटर लिख के क्यों डरा रहे हैं? दवाई को दे रहे हो, ठीक। 260 क्यों लिख रहे हैं? नीचे ब्रीक लिखा होता है 260 तक भी डिजायरेबल है। यही शुगर का ये मसला है। हाँ, शुगर का स्टैंडर्ड अब देखें ना, ये 100 सीसी इंजन है डॉक्टर साहब के साथ में सर, और मैं 50 सीसी इंजन, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब 250 सीसी 350 सीसी इंजन है। अब उनकी शुगर का स्टैंडर्ड और मेरी शुगर का स्टैंडर्ड एक नॉर्मल कैसे हो सकता है, इक्वल कैसे होता है? मुझे मतलब मुझे कितनी ग्लूकोज चाहिए, उनको ज़्यादा चाहिए, वो अंथक आदमी है, उनकी ग्लूकोज लेवल कहाँ होगी? सबको एक स्टैंडर्ड पे अगर तोलेंगे तो गधा घोड़े के बराबर तोला जा रहा है। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो टेस्ट है वो आपको सामने रख के नहीं किए जा रहे हैं, वो तो एक नॉर्मल एक एडजस्ट कर दिए गए हैं, सबके लिए एक पैमाना बना दिया गया गधा घोड़े के बराबर। तो आप अपने टेस्ट अपना पैसा जाए कर 5 फुट 4 इंच का वजन इतना होगा, 5 फुट 7 इंच का इतना होगा, 5 फुट वजन का लहदा पैमाना है। हाँ, वजन का लहदा वजन का लहदा इधर हाँ, वजन का जब पैमाना लहदा होगा, हाइट के बाहर से नजर नहीं आता है। तो इसलिए टेस्ट डॉक्टर, अगर हमें लीवर एक्टिव करने का फार्मूला आ गया तो जिंदगी में इंशाल्लाह किसी डॉक्टर टेस्ट लैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत और सबसे बड़ी नेमत जो है वो सेहत है, और जो शख्स लोगों को सेहत बांटता हो, अल्लाह का उस पर कितना करम होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।